गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। देखिए 6.4 एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया गया, यानी कि किस चीज के बारे में बताया गया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? देखिए एक छोटी सी थ्योरम आपको बताई गई है, एक प्रमेय बताई गई है 6.6, यानी कि दो समरूप त्रिभुज, यानी कि अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है और वो समरूप है तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखिए यहां पर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है, अगर हमारे पास में क्या है बच्चे, दो त्रिभुज है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये रहा एबीसी और एक त्रिभुज ये रहा हमारे पास में पी क्यू आर। इसका नाम लिख देंगे हम पी क्यू आर। ठीक है, तो ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, ये हमने नाम लिख दिया इसका ए बी सी, और ये त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। सबसे पहले अगर आपको ये कहा जाए कि दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर हैं, समरूप है, जैसे कि अगर कह दिया जाए कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप कहोगे सर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल, आप कहोगे एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी सी का, और जो त्रिभुज है हमारे पास में जो उसका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। आप कहोगे सर हमारे पास में दो त्रिभुज है एबीसी और एक पी क्यू आर, तो जब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे यानी कि समरूप होंगे तो इनका क्षेत्रफल यानी कि इनके एरिया का जो अनुपात होगा वो कितना होगा हमारे पास में, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। आप कहोगे सर इसको हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, और सर ये भी हो सकता है बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और सर ये भी हो सकता है ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। याद रहेगा सभी को कि अगर हमारे पास में दो त्रिभुज हैं और वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो जो उनका एरिया यानी कि उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर आपको ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप ना दिए जाए तो या तो पहले आप उनको समरूप कर लो, कि आप लोगों ने पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं या तो ए एक प्रतिबंध से, या फिर एस ए एस प्रतिबंध से, या फिर एस 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 प्रतिबंध से। तो पहले आप उनको समरूप प्रूफ करोगे, सिद्ध करोगे, उसके बाद आप कहोगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपके पास में एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? एक सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? एक सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आप कहोगे सर आधार किसको ले? देखो अगर आपने वाई जेड को आधार लिया तो बच्चे वाई जेड के आधार लेने से क्या होगा कि अगर आपने वाई जेड को आधार लिया तो आप कहोगे सर इसके सामने एक शीर्ष है एक्स, तो आप एक्स वाले शीर्ष से इसके ऊपर एक लंब डालोगे जो कि इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर जो इसका हमारे पास में एक्स के बाद में यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यानी कि जो इसका एरिया हो जाएगा इसका त्रिभुज एक्स वाई जेड का वो कितना हो जाएगा हाफ गुणा आधार आपने वाई जेड को लिया है और आपने ऊंचाई एक्स ए को लिया है। क्लियर सभी को कि आपने आधार लिया है इसको
वाई जेड को, और आपने ऊंचाई लिया है एक्स ए को। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर 3 आधार हो सकते हैं। एक बच्चा कहेगा सर मैं तो इसको आधार नहीं लेने का, मेरा तो मन है कि मैं एक्स जेड को आधार लूंगा। अगर आपने एक्स जेड को आधार ले लिया तो बच्चे आप लिखोगे इसका एरिया किसका, एरिया लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी कि जो एक्स वाई जेड का एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू, इस बच्चे ने आधार एक्स जेड को लिया है, आधार किसको लिया है, एक्स जेड को, तो क्या ऊंचाई एक्स से चल जाएगी, बताइए क्या ऊंचाई एक्स से चल जाएगी? आप कहोगे नहीं सर, जो भी हम आधार लेंगे तो ऊंचाई उसके सामने वाले शीर्ष से होनी चाहिए। अगर आपने एक्स जेड को आधार लिया है तो सर ये ऊंचाई ए जेड एक्स ए नहीं चलेगी, इसके लिए एक नई ऊंचाई बनानी पड़ेगी, और आपने एक नई ऊंचाई बना दी, कौन सी, वाई बी। क्लियर सभी को? आपने एक नई ऊंचाई बना दी वाई बी, तो आप लिखोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आधा, यानी कि हाफ गुणा एक्स जेड गुणा वाई बी। क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। इसी तरीके से यस सर। अगर आप इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया लिखोगे त्रिभुज एक्स वाई जेड का, तो वो होगा हाफ गुणा, एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो आधार वाई जेड को लूंगा। अगर उसने बच्चे आधार वाई जेड ले लिया तो उसको पता है कि उसको ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी, आप कहोगे हाँ सर उसको उतनी ऊंचाई जेड वाले, सर इस जेड वाले शीर्ष से लेनी पड़ेगी, और सर यहाँ पर ऊंचाई बनेगी, और जितनी भी ऊंचाइयां होती हैं सभी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं अपने आधार के साथ में। तो सर इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सी, तो सर यहाँ पर आ जाएगा हाफ गुणा वाई जेड गुणा जेड सी। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास में हमें याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट, यानी कि हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए बच्चे देखो अभी हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, उनके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलेंगे। कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमारे पास में? क्वेश्चन है आज हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 6.4 के। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए जो त्रिभुज है एबीसी वो समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, यानी कि आपसे कहा गया है कि आप ये लेकर चलोगे कि जो हमारे पास में त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप यानी कि सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ के, ये हमारे को दिया गया है। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। सर ठीक है, और उनका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो भी दे रखा है कि सर जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, वो आप कहोगे सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का वो कितना है हमारे पास में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर आपको? देखिए यानी कि आपको दे गए हैं कि एक त्रिभुज है एबीसी वो समरूप है त्रिभुज डीएफ के, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डीईएफ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। और आपको दे रखा है कि सर जो ईएफ का मान है वो 15.4 है। ईएफ का मान कितना है हमारे पास में? सर ईएफ का जो मान है वो 15.4 सेंटीमीटर है, और सर हमसे बीसी का मान पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कुछ भी हो, हमें तो दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है, जो त्रिभुज एबीसी है, आप कहोगे सर कुछ भी हो, हमें तो दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज डीईएफ के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, बच्चे बताइए कितना होगा? आप कहोगे सर इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो आपने कहा सर हमें जो भुजाएं लेनी है वो कौन सी लेनी है, बीसी और ईएफ, तो हम लिखेंगे सर बीसी का स्क्वायर, कितना लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सर बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। क्लियर सभी को? बोलिए यहां तक कोई डाउट इस स्टेप में किसी को?
भाई नो दो सर। त्रिभुज है और जो उनका एरिया है, जो यानी कि जो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब सभी का मान भर देते हैं। देखिए एरिया त्रिभुज एबीसी का कितना है, आप कहोगे सर 64 है। एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ कितना है, आप कहोगे सर 121 है। बराबर बीसी का स्क्वायर, सर बीसी तो हम लोगों को निकालनी है। ईएफ का स्क्वायर, सर ईएफ कितनी हमारे पास है 15.4। कितनी ईएफ हमारे पास है 15.4 का वर्ग। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को, बताइए एक बार। यस सर। देखो यस सर। अब बस सोल्व करना यस सर। रह गया है। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आप कहोगे एक काम करते हैं सर, 64 को तो हम लिख लेते हैं 8 का वर्ग, और सर 121 को हम लोग लिख लेते हैं 11 का वर्ग। तो ये 11 का वर्ग होता है, बराबर बीसी का वर्ग, बराबर बीसी का वर्ग बटे 15.4 का वर्ग। अब आप कहोगे सर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो बच्चे यहां पर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8, 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा सर 8/11। कितना आएगा हमारे पास में, सर ये आएगा हमारे पास में 8/11। सर इसी तरीके से जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो सर ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया सर बीसी आ गया। यानी कि तो हमारे पास में कितना आ गया बीसी बटे 15.4। तो जब आप बीसी निकालोगे तो आपने मल्टीप्लाई किया कि 11 बीसी बराबर 8 × 15.4। तो बच्चे बीसी का मान आ गया कितना, कि बीसी बराबर 8 × 15.4। बीसी बराबर कितना आ गया, आप कहोगे सर बीसी बराबर आ गया है 8 × 15.4 बटे 11। 11 से काटा, 11 कम 11 बचा 4 4, 11 चौक 44, और 8 की गुणा करोगे तो 8 चौक 32 का 2 3, 8 3 11। बच्चे क्लियर सभी को कि बीसी का मान कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। बताइए एक बार। यस ठीक है, सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हमने कट किया और बच्चे इसको उठा के ले गए हम अगले पेज पर। यहाँ पर देखो सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिख लेना कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी किया था, 6.3 में भी किया था, और ये 6.4 में भी है। बस थोड़ा सा बदल रहा है हर बार। लिखा है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी कि आपने एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बनाना है जिसमें जो ए बी है वो सी डी के समांतर हो, और जो इनके विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हो, और जो ए बी बराबर है वो ट्वाइस ऑफ सी डी है। यानी कि सी डी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी इसका दुगना है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। बस आप लोग इतना याद रखना कि जो ए बी है वो बड़ा है और जो सी डी है वो छोटी भुजा है। आपने एक ऐसा समलंब चतुर्भुज बनाया कुछ इस तरीके से। क्लियर सभी को, बोलिए। और आपने इसका यस नाम सर। ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने इसके विकर्ण मिला दिए जो कि एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपने इसके दोनों विकर्ण मिला दिए और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर सभी को। ठीक है, अब हमें दे भी रखा है कि जो ए बी का मान है वो ट्वाइस ऑफ सी डी के बराबर है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, दो त्रिभुज एओबी और सीओडी का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, एओबी और सीओडी। सबसे पहले आप बताइए क्या आप लोगों को एओबी और सीओडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो एओबी तो ये वाला त्रिभुज है, एओबी तो ये वाला त्रिभुज है, और सीओडी ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सिमिलर यानी कि इन दोनों को अगर समरूप कर दोगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक काम कर देते हैं, मेहनत करने में लग जाते हैं कि ए ओ बी को सी ओ डी के समरूप करते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। याद आया सभी को, ये त्रिभुज हमने पहले भी समरूप किए हुए हैं। तो आप कहोगे सर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं
तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। आप लिखोगे सर जो कोण होगा बी ओ ए बराबर होगा कोण किसके, आपने कहा सर डी ओ सी के। और ये क्या है हमारे पास में, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण। क्लियर सभी को। और क्या है हमारे पास में, आप लिखोगे सर जो हमारे पास में कोण है कौन सा, ये वाला लिख लेते हैं कि जो कोण है ए बी ओ। सॉरी यहाँ पर नाम गलत लिख दिया गया है बच्चे ऊपर गलती से, आप लोग ध्यान से देखना। भाई हमने किसके बारे में बात की थी, हमने इस वाले कोण के बारे में बात की थी पहले कि ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर। तो ये नाम कितना हो जाएगा, आप लोगों सर जो कोण है बी ए ओ वो बराबर होगा किसके, बी ए ओ बराबर होगा कोण डी सी ओ के। और ये क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। आप लिखोगे सर जो कोण है हमारे पास में ए बी ओ वो बराबर है कोण किसके, ए बी ओ बराबर है सी डी ओ के। और ये भी कोण क्या है, एकांतर अंतःकोण है। क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आप लिख दोगे सर जो त्रिभुज होगा ए ओ बी वो समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि समरूपता के ए प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप है। और आप लोग जानते हो कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि उनके एरिया का रेशियो, एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी कितना होगा बच्चे, आप कहोगे सर संगत भुजाओं के, सरसंगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसमें, संगत भुजा आपने कौन कौन सी ले ली सर, बात की जा रही है ए बी और सी डी की, जो ट्वाइस ऑफ सॉरी ए बी है वो ट्वाइस ऑफ सी डी के बराबर है। तो आपने लिखा सर ये बराबर होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि सर यहाँ पर ये जो बराबर होगा वो होगा ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर। अब आपसे तो रेशियो पूछा गया है, आपने कहा सर जो अनुपात होगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी कितना होगा अनुपात। बच्चे ए बी की जगह आप ट्वाइस ऑफ सी डी लिखोगे, ए बी की जगह आपने ट्वाइस ऑफ सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से सर जो सी डी का स्क्वायर ओपन होगा वो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 सी डी का स्क्वायर बटे नीचे सी डी का स्क्वायर है, सी डी के स्क्वायर से सी डी का स्क्वायर कट गया। बच्चे बताओ अनुपात कितना आ गया, 4:1। क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आकृति 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी तथा डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी बराबर होगा ए अपॉन डी ओ के। ठीक है, अब देखो आप लोगों को इसको कराने के लिए हम तो बोलेंगे कि आप लोग इसको याद ही कर लेना सवाल को, थोड़ा सा प्रोसीजर इसका क्या है। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हम, देखो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक एक आधार बीसी पर दो त्रिभुज बने एबीसी और डीबीसी। ठीक है, तो आपको क्या एक आधार बीसी दिखाई दे रहा है, देखिए क्या आपको एक आधार बीसी दिखाई दे रहा है और इस आधार बीसी पर दो त्रिभुज बने हुए हैं।
एक तो बना हुआ है ए बी सी, देखो ये हमने बना दिया लाल वाला ए बी सी, और एक त्रिभुज बना हुआ है डी बी सी, एक हमने त्रिभुज बना दिया डी बी सी। देखना इसको डार्क कर देते हैं एक बार, डी बी सी। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज है ए बी सी और डी बी सी, शायद डी बी सी दिख नहीं रहा है, ग्रीन कलर करके देखते हैं शायद दिख जाए। दिख रहा है क्या ग्रीन कलर? यस सर। यहाँ पर देखना थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और ये रहा डी बी सी, डी बी सी। शायद अब दिख रहा हो थोड़ा सा, ये रहा। तो एक ही आधार है बीसी, हमारे पास में दो त्रिभुज बने हैं ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, आगे क्या लिखा है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है बच्चे कि जो हमारे पास में एडी और बीसी है, एडी और बीसी आप लोग देख भी रहे हो, बीसी और एडी, एडी भी बना देते हैं, बीसी और एडी, ये रही एडी। ये जो बीसी और एडी है ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इनका प्रतिच्छेद आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रतिच्छेद किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे? अब हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा सा याद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी। अब एबीसी तो ऊपर है और डीबीसी नीचे। अगर पूरा डायग्राम हटाकर सिर्फ हम इतना डायग्राम देखें तो बच्चे ये हमारे पास में एबीसी है, और बच्चे ये हमारे पास में क्या है? डीबीसी है। तो एक त्रिभुज तो ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे है, इनके अंदर ये समरूप हो ही नहीं सकते क्योंकि कुछ हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने सीखा था कि बताइए त्रिभुज का एरिया कितना होता है। आप इसमें एक काम करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? आप इसमें एक रचना करोगे। क्या रचना करोगे आप? इसके अंदर आपने रचना की कि ए से यहां पर एक लंब डाला, ए के बाद में कितना डाल लेते हैं? ए एम, और डी से आपने इसके ऊपर यहां पर एक लंब डाला डी एन। आपने रचना की ए एम, वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर, और आपने डी एन लंब डाला बीसी के ऊपर। क्लियर सभी को? ये आपने रचना की। जब ये आपने रचना की तो अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? जब इनका हम हल करेंगे तो बच्चे हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कि हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो बच्चे बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार सॉरी हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई कितनी हो गई? एम। और त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ गुणा बीसी गुणा डी ए। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आप क्या करोगे? इसको दोनों को भाग कर दोगे एक दूसरे में। जब दोनों को भाग करोगे एक दूसरे के अंदर तो ये हो जाएगा हमारे पास में आधे से आधा कटा, बीसी से बीसी कटा, यानी कि आप लिखोगे एरिया, आप लिखोगे एरिया किसका? एरिया त्रिभुज ए बी सी का अपॉन एरिया किसका? त्रिभुज डी बी सी का। वो किसके बराबर होगा? वो होगा ए एम अपॉन डी एन के। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली। अब आप यहां पर देखिए आकृति में, अगर आप त्रिभुज किसको देख पा रहे हो? अगर आप त्रिभुज देख पा रहे हो, छोटा सा त्रिभुज है, आप बताना देख पा रहे हो क्या? ए एम ओ को और डी एन ओ को। तो देखो अगर आप त्रिभुज ए एम ओ को और त्रिभुज अगर आप डी एन ओ को देखोगे, डी एन ओ को हम थोड़ा सा मोटा मोटा लिख देते हैं, बताना कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बच्चे। त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ को, तो आप लोग एक चीज देखोगे, जो कोण होगा ए एम ओ बराबर होगा कोण डी एन ओ के। ये सभी के सभी 90 डिग्री के। देखो दिख रहा है 90 डिग्री? नहीं दिख रहा है? बोलिए। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, और ये जो कोण होगा हमारा इसके बराबर होगा, यानी कि जो कोण होगा ए ओ एम बराबर होगा वो कोण डी ओ एन के। ये कौन से होते हैं हमारे पास में? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आपने लिखा है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लिख दोगे जो त्रिभुज है हमारे पास में ए एम ओ, वो समरूप है त्रिभुज डी एन ओ के। बच्चे आप यहां से लिख दोगे ए एम अपॉन डी एन। देखो दोनों त्रिभुज समरूप है ना? बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए एक बार। सर
ठीक है, यस सर। अगर इतना क्लियर है तो हम ये लाइन थोड़ी सी पीछे हटाते हैं, सारी की सारी लाइनें। ठीक है, और इनको उठा करके हमें थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दें। एक सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, ए एम ओ और डी एन ओ और ए ओ एम डी ओ एन। ठीक है, तो यहाँ आप कह दोगे कि जो त्रिभुज है हमारे पास में ए एम ओ, वो समरूप है त्रिभुज डी एन ओ के। तो आप लिख दोगे ए एम अपॉन डी एन बराबर होगा किसके, ए ओ अपॉन डी ओ के। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख दोगे कि सर आपने दोनों चीजें प्रूव कर ली कि त्रिभुज एबीसी का एरिया अपॉन त्रिभुज डीबीसी का एरिया बराबर होगा ए एम अपॉन डी एन के, और ए एम अपॉन डी एन जो होगा वो ए अपॉन डी ओ के बराबर होगा। यानी कि इसकी जगह हम ये लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। भाई ये इसके बराबर आप लोग बोल रहे हो और ये इसके बराबर है, तो हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया कि जो त्रिभुज का एरिया एबीसी अपॉन त्रिभुज का एरिया डीबीसी होगा तो वो कितना होगा हमारे पास में, एओ अपॉन डीओ के बराबर होगा। और यही हमें प्रूव भी करना। क्लियर? यही हमें प्रूव भी करना था। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो 1 मिनट के लिए अनाउंसमेंट है। अभिमन्यु सर बताइए एक बार। हेलो अभिमन्यु सर। जी सर, आप बता दीजिए एक बार, अनाउंसमेंट कर दीजिए बच्चों को। हाँ, बच्चों आप लोगों की अभी क्लास चल रही थी ना, हाफ ईयरली एग्जाम की रिवीजन क्लासेज, वो आपकी क्लास आज ना, इसके बाद आप लोगों की क्लास बंद हो जाएगी। मतलब कि अगली जो क्लास वेडनेसडे को लगने वाली थी, फ्राइडे को लगने वाली थी, वो नहीं लगेगी। आपकी अगली क्लास 10 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। वो आपको ग्रुप के में मैसेज करके बता दिया जाएगा या फिर आपको कॉल करके भी बताया जाएगा। ग्रुप में मैसेज करके भी और कॉल करके भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपकी अगली क्लास 10 अक्टूबर को स्टार्ट होगी या फिर 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो आज आपकी अभी लास्ट क्लास है। देखिए बच्चे, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सेट एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो सेट एग्जाम्स हो चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो। तो वो एग्जाम्स आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं 30 सितंबर से। ठीक है, और आज तारीख है 26 सितंबर। यानी कि आपकी जो क्लास होती 28 सितंबर को या फिर 30 सितंबर को, अब वो आपकी क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं। तो आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करोगे और अब आपके एग्जाम्स खत्म होंगे 10 अक्टूबर को। तो जो आपकी अगली क्लास होगी या तो वो 10 अक्टूबर की शाम को होगी, और अगर 10 अक्टूबर की शाम को नहीं होगी तो वो 12 अक्टूबर की शाम को होगी। ये आप लोगों को बता दिया जाएगा ग्रुप पर मैसेज करके और कॉल करके। ठीक है, क्योंकि 10 तारीख की, अब 10 अक्टूबर को मंडे है और आपका शायद लास्ट एग्जाम है उस दिन, या तो उसी दिन मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर नहीं होती हैं 10 अक्टूबर से स्टार्ट तो आपकी क्लासेस वेडनेसडे यानी कि बुधवार 12 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो आज आपकी लास्ट क्लास है क्योंकि आज 26 सितंबर की आपकी लास्ट क्लास है। बाकी अब आपके 28 और 30 सितंबर की क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि आप लोगों के सेट एग्जाम्स हैं और आप लोगों को एग्जाम्स की तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपकी जो क्लासेस होगी वो आपको ग्रुप पर एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। या तो 10 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को, वो आपको 10 अक्टूबर के करीब में बता दिया जाएगा दिन में, मतलब 10 अक्टूबर में सुबह के करीब में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन बोलिए एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखो अभी हम लोग फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए।
और 7th के बारे में भी बात नहीं कर रहे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप लोग पहले हमें इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दोगे, तब हम कुछ डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को ले चलते हैं हम दूसरी जगह। वहां पर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसका जवाब आप करोगे पोल सेक्शन के अंदर। क्लियर सभी को? बोलिए Yes, बच्चे एक sir. बार। देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और हम आपके सामने पोल सेक्शन देते हैं, तो आप लोग आंसर करोगे पोल सेक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से पोल आएगा आपके सामने। आप लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर करोगे। कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। हमने आपके सामने पोल सेक्शन रख दिया है और आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। चलिए कीजिए सभी बच्चे, आंसर कीजिए। कितने बच्चों का हो गया है हम एक बार देखते हैं, पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। एक भी बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया है अभी तक, किसी का नहीं हुआ अभी तक। सर मेरे में मैसेज नहीं भेजे जा रहे हैं। बच्चे पोल सेक्शन में मैसेज तो हमने बंद कर रखा है, चैट सेक्शन बंद है। आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। पोल सेक्शन भूल गए क्या? पोल सेक्शन, अरे भाई भूल गए हो क्या? पोल सेक्शन एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, पहले 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, पोल सेक्शन पर क्लिक करोगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से एक बार कीजिए। 3 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। अभी 4 बच्चों का आंसर आया। चलिए ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि काफी कम बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन नहीं आता है तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। भेजिए एक बार जल्दी से। कोई बच्चा चैट सेक्शन में आंसर भेजना चाहता है क्या, जो पोल सेक्शन में ना भेज पा रहा हो? चलिए सामने देखिए सब बच्चे। देखो क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या लिखा है, ए बी सी और बी डी ई तो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक ए बी सी त्रिभुज बनाया और फिर आपने एक और त्रिभुज बनाया। पहले इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। क्या नाम है बच्चे इसका? ए बी सी। अब देखो डी क्या है, आप कहोगे सर जो डी है ना वो बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी कि वो बीच में है डी।
और ये इसके बराबर है, ठीक है। BD बराबर DC है क्योंकि मध्य बिंदु है। अब हमारे पास में एक और त्रिभुज है BDE। बच्चे B पॉइंट ये रहा, D पॉइंट ये रहा, और एक त्रिभुज अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बन गया हमारे पास में BD, और हमने इसको नाम दे दिया E। क्लियर सभी को? बताइए एक बार, इतना क्लियर है कि सभी को? यस सर। भाई क्या आप लोगों को BDE त्रिभुज दिख रहा है सफेद वाला? यस सर, ठीक दिख है। रहा है। अब आपको ये भी हाँ साफ साफ लिख कर दिया गया है। क्या क्या चीज साफ साफ लिख कर दी गई है सर? ये साफ साफ लिख कर दिया गया है कि ABC, सर ये रहा। पहले हम इसको साफ करते हैं। और यहाँ पर क्या साफ साफ लिखा है? साफ साफ लिखा है कि जो ABC है और BD है वो तो समबाहु त्रिभुज है। और आप लोगों ने याद किया था, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो आप कह दोगे कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज किसके? कुछ भी नाम लिख दो जो भी आपका मन करे। ABC किसके समरूप है बच्चे? वो समरूप है EBD के। EBD के। क्लियर सभी को? भाई दोनों त्रिभुज हैं और दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले के समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज EBD कितना होगा? आप कहोगे इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। अब आप क्या करोगे? देखो आपने कहा था सर जो BD है वो BC का आधा है। मान लो ये 6 सेंटीमीटर थी, मान लो ये 6 सेंटीमीटर थी, तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं 6 की हो गई। अगर ये छोटी वाली 3 है तो ये भी 3 हो गई, ये भी 3 हो गई कि नहीं होगी बच्चे? 3। तो आप लिखोगे यहाँ पर तो 6 का स्क्वायर, और नीचे लिखोगे 3 का स्क्वायर। बच्चे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया? 4:1। इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। यानी कि आपको क्या करना है भाई, कोई भी नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं 6 लोगे। अगर आपने 8 ले लिया तो बच्चे यहाँ 8 का स्क्वायर, और यहाँ कितना? 8 का आधा 4, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। बच्चे 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये भी करके कितना आ गया? 4:1। क्लियर सभी को? यस चलिए यस सर। अब एक नोवा नोवा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं सभी बच्चे। चलिए ये हम लोग ले आए हैं यहाँ पर अगले पेज पर नोवा क्वेश्चन। और चलिए से बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सर 8% दोबारा दिखा देंगे 1 मिनट के नाम का? क्या चीज बच्चे? तो वो 8% दोबारा दिखा देंगे? हाँ एक बार बिल्कुल दिखाएंगे बच्चे, दिखाएंगे क्यों नहीं। देखिए ठीक है बच्चे, चेंज करें इसको? यस सर। हटा दें बच्चे? ठीक है। चलिए नोवा पर्सन कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। पहले हम एक काम करते हैं, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आपके लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। एक बार और देख लेते हैं बच्चों को कितना समझ में आ गया है। तो एक बार और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है बच्चे? चलिए अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए जल्दी से।
चलिए 4 बच्चों का आंसर आया है, देखते हैं कितने बच्चों का सही है। हटाते हैं क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे एक बार। देखिए क्या दिया गया है आपको। आपको यहाँ पर दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि दो समरूप त्रिभुज है। दो क्या है हमारे पास में, दो समरूप त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज हमारे पास में ये रहा। क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। और जो इनकी भुजाओं का अनुपात है, जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो 4:9 है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, यानी कि सिमिलर है। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो आप कहोगे सर जो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, कुछ भी हो सकता है। और जो इसका एरिया होगा, आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, वो किसके बराबर होगा, इनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को। बताइए भाई, इसकी कुछ भी साइड रही हो और इसकी कुछ भी साइड रही हो, इनकी साइड्स के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा, इनकी साइड्स का अनुपात कितना है, इनकी साइड्स का अनुपात 4:9 है, यानी कि ये 4 मानी जा सकती है और ये 9 मानी जा सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर। बच्चे 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि इन त्रिभुज के क्षेत्रों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना है, 16:81 है। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि आपके पास में दो त्रिभुज है। आपके पास में क्या है, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बताइए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। कोई बताएगा अनुपात भुजाओं का। देखो आपको अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा था, अगर आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा था तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, भुजाओं का स्क्वायर करके। और अगर आपके पास में क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या आप भुजाओं का अनुपात नहीं निकाल सकते, आप लोग निकाल सकते हैं। सर मान लो ये भुजा S1 है और ये भुजा S2 है, आप लिखोगे सर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज एक का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बराबर होगा S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। बच्चे ये कितना है 49, ये कितना है 64 बराबर S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। देखो हमें S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर नहीं पूछा गया, हमें S1 अनुपात S2 पूछा गया, भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा S1 और यहाँ कितना आ जाएगा S2। तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वो कितना होगा 7:8। क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। यहाँ Yes, तक सभी बच्चे क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। नो सर। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे हम एक काम और करते हैं, आपको एक थ्योरम और बता देते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक की, जल्दी से ये वाली थ्योरम। देखो हमारे पास में एक पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है हमारे पास में, एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर आपस में भी समरूप होते हैं। इसका मतलब समझिए क्या है। देखो हम इसको थोड़ा सा साफ कर रहे हैं और साफ करने के बाद में हम इसको काट कर ले चल रहे हैं थोड़ा सा नए पेज पर, ताकि हम इस प्रमेय को आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, चलिए देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चे, साफ साफ, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, एक समकोण त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बनाया हम लोगों ने। ठीक है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम हमने मान लिया A B C और ये समकोण वाला शीर्ष है।
यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो बच्चे आपने क्या कर दिया, इस वाले शीर्ष से कर्ण के ऊपर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? कर्ण के ऊपर लंब डाल दिया। लंब आप लोग जानते ही हो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे 90 डिग्री के कोण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब लंब डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? आगे आगे पढ़िए। अगर आपने शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर, बच्चे लंब डाला हमने बी डी, लंब क्या डाला हमने? लंब डाला बी डी। तो बच्चे हमारे पास में कुछ त्रिभुज बन गए। एक तो बन गया सर ए डी बी। सर एक हमारे पास में बन गया ये वाला त्रिभुज, इसको हम अलग तरीके से कर देते हैं। तो टोटल अगर त्रिभुज पूछे जाए तो आप कहोगे सर जो टोटल त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं वो 3 दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? 3 त्रिभुज। आप कहोगे सर एक में तो आपने सफेद कलर भरा है, एक में सर आपने पीला कलर भरा है, सर तीसरा त्रिभुज कौन सा है? तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला है ना जो आपने पहले बनाया था। बताओ ये भी तो एक त्रिभुज है कि नहीं है? तो टोटल कितने त्रिभुज है हमारे पास में? टोटल 3 त्रिभुज है। अब इन 3 त्रिभुजों के बारे में क्या कहा गया है अब आप वो समझिए। इन तीनों त्रिभुज के बारे में कहा गया है कि लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज। बच्चे एक बात बताओ हमें पहले, अगर मान लिया जाए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे ये हमारे पास में अगर ये कोण हमें पता हो, ये कोण 30 डिग्री का है, तो क्या कोई इसकी माप बताएगा कितनी होगी? आप कहोगे सर बता सकते हैं, सर ये तो 90 हो गया, सर ये 30 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सर ये 60 डिग्री होगा। बच्चे होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर अब आपसे ऐसा पूछा जाए कि बच्चे ये हमारे पास में 10 डिग्री है, कितना डिग्री है? ये हमारे पास में 10 डिग्री है, तो बताइए इसका माप कितना होगा? बोलो, 80 होगा कि नहीं होगा? आप कह रहे हो सर 180 में से सर इस 90 को तो हटा ही दो, हमारे पास में 90 बचा, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए बच्चे जल्दी से बोलिए। यस सर। अगर हम यहाँ पे Yes, sir. 20 ले लेंगे तो यहाँ पर 70 होना जरूरी है। अगर हम यहाँ 30 ले लेंगे तो यहाँ 60 होना जरूरी है। अगर हम यहाँ 40 ले लेंगे तो यहाँ 50 होना जरूरी है। यानी कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो सर, समकोण त्रिभुज में समकोण वाला कोण अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो सर अगर पूरा त्रिभुज एबीसी देखें, अगर सर ये थीटा है तो सर ये 90 माइनस थीटा होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? 90 में से घटा दोगे, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। भैया कुछ भी हो, सर। अगर ये 10 है तो सर 90 में से 10 घटा देंगे 80 हो जाएगा। अगर सर ये 20 है तो 90 में से 20 घटा देंगे तो सर ये 70 हो जाएगा। इतना क्लियर सभी को? भाई Yes, अगर sir. थीटा है तो 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं हम छोटे त्रिभुज की। भाई ये छोटा त्रिभुज जो है, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर ये ए है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सर ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमें कि सर ये ए है, सर ये बी है, और सर ये डी है, और सर डी पे हमें 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो सर अगर छोटे त्रिभुज को देखें, सर अगर ये थीटा है तो छोटे वाले में ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा? भाई छोटे में अगर ये 90 है, अगर ये थीटा है, तो भाई इन दोनों का कोण भी तो योग कितना होगा? 90 होगा। तो आपने 90 में से इसको घटा दिया। बोले समझ में आगे कि नहीं आगे बच्चे? ये भी 90 माइनस थीटा होगा। आपने कहा सर ये वाला कोण जो होगा ये भी हमारे पास में 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और सर ये वाला जो कोण होगा ये हमारे पास में थीटा होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो। कैसे? आप लोग लिख सकते हो कि सर जो हमारे पास में त्रिभुज है, अगर त्रिभुज देखा जाए ए बी डी, ए बी डी, वो सर समरूप होगा किसके? सर ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। होगा कि नहीं होगा? देखो आपने कहा सर इस लंब के ऊपर जो बना है त्रिभुज वो इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। सर इस लंब के नीचे जो बना है त्रिभुज कौन सा? सर त्रिभुज सी। बच्चे थोड़ा सा नाम गलत लिख दिया गया था ऊपर वाला, समझना इसको। आप कहोगे सर जो त्रिभुज है हमारे पास में त्रिभुज ए डी बी, वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों? क्योंकि आपको पता है
सर डी पर भी 90 डिग्री है और सर बी पर भी 90 डिग्री है, ठीक है। सर दोनों के ए कोण कितने हैं? सर दोनों के ए कोण थीटा है। सर बी पर देखा जाए सर यहाँ पर बी पर देखा जाए तो कितना है? 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर सी पर देखा जाए तो 90 माइनस थीटा है। क्लियर सभी को? हमने लिख दिया है, ये 90 माइनस थीटा को दर्शा रहा है, सर ये 90 डिग्री को दिखा रहा है, और ये थीटा को दिखा रहा है। तो तीनों कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसी तरीके से आप कहोगे सर जो त्रिभुज होगा हमारे पास में कौन सा? सी डी बी, वो समरूप होगा त्रिभुज लंब के नीचे बना त्रिभुज सी डी बी, समरूप होगा त्रिभुज सी डी ए के। क्यों बच्चे? अब आप कहोगे सर सी पर तो दोनों कोण कितने? 90 माइनस थीटा। सर डी और बी पर दोनों कोण कितने? 90। और सर बी और ए पर कोण कितना है हमारे पास में? थीटा। ये थीटा को बता रहा है, सर ये 90 को बता रहा है, और सर ये 90 माइनस थीटा को बता रहा है। तो सर ये दोनों त्रिभुज भी सिमिलर होंगे। और जो छोटा त्रिभुज है हमारे पास में ए डी बी, सर वो समरूप होगा त्रिभुज किसके? बी डी सी के। क्योंकि सर ए पर देखा जाए छोटे में थीटा है, सर बी पे देखा जाए छोटे में थीटा है। सर दोनों के डी कितने? 90 डिग्री है। और सर यहाँ पर देखा जाए तो 90 माइनस थीटा है, और सर यहाँ देखा जाए तो 90 माइनस थीटा। क्लियर सभी को? तो ये सारे त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये सारे त्रिभुज क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे एक तो ये थ्योरम थी, अब आपने समझ लिया होगा। हम एक थ्योरम की और बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर एक थ्योरम और होती है हमारे पास में। कौन सी थ्योरम होती है सर? सर ये वाली थ्योरम है 6.8। देखो क्या लिखा है 6.8 के अंदर, ये आपने पढ़ा होगा, इसको काफी बार इस्तेमाल भी किया होगा कि एक समकोण त्रिभुज में, बच्चे आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, और एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चे? एक समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री वाला कोण है, समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हो कर्ण कौन सा होता है? यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, यानी कि वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, तो ये जो कर्ण का वर्ग होगा यानी कि जो AC का वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आपकी ये थ्योरम्स थी जो लास्ट में बच गई थी, तो ये भी हो गई है। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं।